हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि हीराकुंड डैम को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर नवाब मलिक को ईडी ने अरेस्ट किया है क्योंकि उनके ऊपर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज लगे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की सिस्टर की जो प्रॉपर्टी थी वो किस तरीके से नवाब मलिक को ट्रांसफ़र की गई है, तो इसी का पता लगाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी है और इसके बेसिस पर ये भी लगाया गया है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उससे काफ़ी कम चार्ज में, काफ़ी कम मनी में ये जो प्रॉपर्टी है वो नवाब मलिक को ट्रांसफ़र हुई है इनकी कंपनी को। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ भी केस है और किस तरीके से उनके रिलेशन है दाऊद के साथ में, ये सारी बातें इसमें सर्च की जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कि एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो मैरिज एज है गर्ल्स की उसको 18 से इंक्रीज़ करके हम कर दें 21। दूसरा, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मैरिटल रेप को लेकर के भी ठीक ठाक डिस्कशन चल रहा है। मैरिटल रेप का जो इशू है वो डिस्कस किया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनसे क्वेश्चन भी किया था कि आप अपनी तरफ से जो भी ऑर्डर है उनको सबमिट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अब स्टेट्स के साथ में डिस्कशन चल रहा है, जैसे ही स्टेट्स अपनी रिपोर्ट देते हैं हम हमारा जो भी डिस्कशन होगा उसको हम सबमिट कर देंगे। इसके अलावा कर्नाटका में जो हिजाब है, हिजाब इशू को लेकर हिजाब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये कुछ कंटेम्प्रेरी है। अब इस पे इन सारी बातों के ऊपर आरएसएस क्या बोलता है। आरएसएस ने जब मैरिज एज की बात आई तब भी उन्होंने ये बोला था कि ये जो इशू हैं वो लोकल लेवल पर सॉल्व करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इन मैरिज एज को इंक्रीज़ इसलिए करना चाहती है क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा अर्ली एज देखने को मिलती है, अर्ली एज में मैरिज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो अर्ली प्रेगनेंसी के फिर इशू सामने आते हैं और उसकी वजह से जो चाइल्ड है, जो मदर है, उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन लेवल कमी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर उनके जो डाटा है वो काफ़ी निगलेक्ट तरीके से सामने आते हैं कि इतना अच्छा सोचने के बाद में भी कुछ सोसाइटियल अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। हिजाब को लेकर के भी आरएसएस का यही बोलना है कि ये सोशल इशू है, लोकल लेवल पर इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब हिजाब की बात आई है तो हिजाब को लेकर के हम डिस्कशन कर लेते हैं कि देखो, हिजाब और बुर्का ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। बुर्का में कंप्लीट फेस को कवर किया जाता है और जो हिजाब है उसमें एक हेड स्कार्फ से आपका हेड कवर किया जाता है, सर को कवर किया जाता है, मतलब एक क्लॉथ से। अब हिजाब के सपोर्ट में अगर हम बात बोलें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले तो देखो, कर्नाटका में इशू इसलिए हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये बोला कि वहाँ का जो 1983 का जो एजुकेशनल एक्ट है वो जो है वो यूनिफॉर्म के लिए बोलता है कि यूनिफॉर्म जो है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करे, जो स्टेट डिसाइड करे, वो ये आपको कैरी करके आना है। इसीलिए और उसमें कहीं नहीं बोला गया है कि आपको हिजाब कैरी करना है या और सारी चीज़ें कैरी करनी है। ओके, इसके अलावा ये भी इशू है कि देखो, हिजाब को लेकर के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी रिचुअल्स है, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं जिसमें कहीं भी इस्लाम में एक तरीके से जो हिजाब को कैरी करना उसको नेसेसरी बताया गया है, मतलब कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो कैरी करो, ना चाहो तो ना कैरी करो। इसको लेकर के ये भी इशू हुआ था कि जो गर्ल्स हैं उन्होंने ये बोला कि आप सिख कम्युनिटी को तो अलाउ करते हो। देखो भाई, सिख कम्युनिटी जो टर्बन कैरी कर रहे हैं, टर्बन जो पहनते हैं, उनके कंपलसरी है। ना सिर्फ इसको कोर्ट ने माना है बल्कि उनका जो रिलीजन है उसमें भी साफ बोला हुआ है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रेगुलर कैरी करनी है। अब यहाँ पर हिजाब की अगर हम सपोर्ट में बात करें तो हमारा आर्टिकल 14 जो है, इसके अलावा आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 25 जो है,
फंडामेंटल राइट्स ये सिक्योर करते हैं कि आप हिजाब कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर इसके विपक्ष में अगर हम बात करें तो हमारा आर्टिकल 28 जो है वो ये बोलता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा मतलब स्टेट के द्वारा फुल्ली फंडेड नहीं है और उसमें इस तरीके की जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि देखो 2018 में हाई कोर्ट में एक रिज़ल्ट आता है और उसमें ये बोला गया था और उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी दी गई थी रादर देन जो स्टूडेंट जिन्होंने ये आंसर देने की कोशिश की थी कि आप हिजाब को रेगुलर कीजिए। तो ये कुछ इशू देखने को मिले हैं जिससे हिजाब को और ये भी बोला जाता है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इस्लाम जो है उसमें कंपलसरी नहीं है हिजाब को कैरी करना, ओके, ऑप्शनल है ये। तो इसके बेसिस पर कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं कि देखो ये जो भी इशू है इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी जो है वो जुडिशरी के पास होनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमने जब भी रिलीजन में कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, तो उसमें बेटर तरीके से जो हमारी जुडिशरी है उन्होंने काफ़ी अच्छे इंटरवेन किया है, ओके। जैसे कि जैन समाज है उसमें एक संतारा प्रथा होती है, उस संतारा ट्रेडिशन को उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको रिलेट किया है कि मतलब आपकी वजह से अगर पब्लिक ऑर्डर में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं तो आपको वो सारी जो ट्रेडिशन है उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं उनके ऊपर, ओके। फंडामेंटल राइट्स में ये बातें बोली गई हैं, ओके। तो इन सारे इश्यूज का सॉल्यूशन जुडिशरी के थ्रू आना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज इस पर अपनी बातें रखें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो कल राजस्थान स्टेट का बजट डिक्लेयर किया गया और यहाँ पर पहली बार एग्रीकल्चर जो बजट है उसको सेपरेट डिसाइड किया गया। इसके अलावा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है गहलोत, उन्होंने ये बोला है कि देखो कोविड के टाइम में सबसे बड़ा इशू क्या हुआ, लोगों की जॉब चली गई और जॉब जाने के कारण गाँव में तो फिर भी लोग जो है वो मनरेगा की तरफ शिफ्ट हो गई, लेकिन शहरों में सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई। तो राजस्थान सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हम ये कोशिश करेंगे कि अर्बन एरिया में भी मनरेगा की तरह ही स्कीम को हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी उन्होंने बात बोली कि 2004 के बाद में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, उनको पेंशन देना बंद कर दिया गया था, अब उसको शुरुआत की जा रही है दोबारा, कि वो अपने आप को ऐसे ना माने कि उनको कुछ के साथ में कुछ नुकसान होगा, उनको पेंशन दी जाएगी और जो पेंशन दी जाएगी इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नेंस में वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें एजुकेशन के लिए कहा, हाँ एक उन्होंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि देखो कोविड के टाइम में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो हम 3 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स डेवलप कर रहे हैं ताकि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी प्रॉब्लम देखने को मिली है स्टूडेंट्स को, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को हम फिल कर सकें। तो ये कुछ इनकी तरफ से इनिशिएटिव हैं अलग अलग सेक्टर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके इंटरव्यू में इस तरीके के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। एक राजस्थान स्टेट में चिरंजीवी स्कीम भी स्टार्ट की गई है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, जिसमें जो हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना और जो भी कुछ बीमारियों को इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि उसकी जो परेशानी है उन सभी को गवर्नमेंट जो है एक तरीके से उनको टैकल कर सके। तो आपको ये जनरल अवेयरनेस पता होनी चाहिए राजस्थान के बजट के बारे में। और इस साल अगर आप मेंस लिखा है अपने और आपको लगता है कि हमारा मेंस अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए इसको बजट को स्टडी कर सकते हो जनरल अवेयरनेस के लिए। दूसरा, अगर आप स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक राजस्थान आरएएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए बजट तब तो मस्ट है, तब तो इम्पोर्टेंट है। और इकोनॉमिक सर्वे जो है राजस्थान का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट की आपको जो जनरल अवेयरनेस है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो लास्ट ईयर हमने एक वीडियो क्लिप स्टडी किया था, उस वीडियो क्लिप में रिया डाबी का एक इंटरव्यू सुनाई दे रहा था। उस वीडियो क्लिप में हमने ये देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अगर आपसे कैडर पूछा जाए तो आप कैडर कौन सा लेना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला राजस्थान। फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए राजस्थान से रिलेटेड। तो इसी तरीके से अगर आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप कौन से कैडर को, कौन से स्टेट को चूज करना चाहेंगे, तो वहाँ पर पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको आप पॉजिटिव पॉइंट्स में चेंज करना चाहते हैं। फिर वो आप प्रेफरेंस पूछेंगे तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेंगे, चाहे भले ही आप राजस्थान से बिलोंग ना करते हो, लेकिन आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो पेज नंबर 6 पर है।
पेज नंबर 6 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है SFJ को लेकर के, सिख फॉर जस्टिस। अभी प्रेजेंट टाइम में ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है क्योंकि पंजाब पॉलिटिक्स टीवी एक न्यूज़ चैनल, उसके बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसका ऐप, उन सभी को बैन कर दिया गया है क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो जो टीवी चैनल है उसका रिलेशन था SFJ ग्रुप के साथ में, और वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए वो टीवी चैनल जो है वर्क कर रहा था। SFJ क्या है, 2007 में इसको बनाया गया था, सिख फॉर जस्टिस, और एक तरीके से पंजाब में इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में खालिस्तान को डेवलप करने में ये जो है वहाँ की इस तरीके की मूवमेंट, इस तरीके की स्ट्रेटजी, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को वहाँ पर चलाता है, जिसकी वजह से 2019 में इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और इंडिया के रिलेशन को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया का जो स्टैंड है वो बैलेंस्ड नेचर का रहा। इंडिया ने साफ क्लियर किया कि हम चाहते हैं कि डिस्कशन के थ्रू इस इश्यू को सॉल्व किया जाए, वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो ये जो बैलेंस्ड नेचर इंडिया ने अपनाया है उसका काफ़ी अप्रिशिएशन किया गया है रशिया के द्वारा। रशिया ने ये बोला है कि S-400 मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जो है वो हम इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे, और हमारे जो भी डिफेंस सेक्टर में या अदर लेवल पर जो भी हमारे रिलेशंस है वो हमेशा मेंटेन रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है, राइटर हैं अभिषेक जैन, उन्होंने बोला है कि हमारा जो बजट सेशन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें निर्मला सीतारमण ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। उन्होंने ये बोला अपने बजट में कि हम नेचुरल, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और जीरो बजट फार्मिंग जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। जीरो बजट फार्मिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट 4 बजट स्पीच में 3 बार इसका यूज़ किया गया है। अब राइटर का ये बोलना है कि भैया आपने बोल तो दिया कि हम नेचुरल, केमिकल फ्री फार्मिंग जो है वो कंट्री में प्रमोट करेंगे, लेकिन किस तरीके से आप इसको प्रमोट करोगे, आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके बारे में आपने कुछ भी बात नहीं बताई है। जैसे कि उन्होंने बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम गंगेटिक बेसिन का जो कॉरिडोर है वहाँ पर हम जो केमिकल फ्री फार्मिंग है उसको हम प्रमोट करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक एलोकेशन नहीं किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट टाइम में करंटली ऑपरेशनल स्कीम है, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनका भी बजट में कोई मेंशन नहीं रहा। हालांकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उनको जितना मनी एलोकेशन होता है वो साल दर साल उनका इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इस बार 10,433 करोड़ उनको एलोकेट किए गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए काम की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली जा रही है कि अगर हम इम्पोर्टेंट बात ये देखें तो देखो कुछ पॉइंट्स की बात की गई है कि इसके बेसिक पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम नेचुरल फार्मिंग को अपना सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि देखो भाई नेचुरल फार्मिंग के ऊपर अपने फोकस करना है, तो आप बोल रहे हो कि जो हमारा गैंगेटिक प्लेन है उस एरिया में फोकस करेंगे। राइटर ये बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा रेनफेड एरिया में जाओगे, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पर जो केमिकल का यूज़ जो है वो काफ़ी कम किया जाता है, लेकिन जहाँ पर इरिगेशन की सुविधाएं मौजूद है वहाँ पर केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अगर आप बिल्कुल रूरल एरियाज़ की तरफ गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करे तो वहाँ पर केमिकल का यूज़ पहले ही कम किया जा रहा है, और आप जा कर के उसको और कम करवाओगे, जिससे ये चीज़ें जो हैं वो हम ईज़िली अचीव कर पाएंगे। दूसरी ये बात बोली गई है कि देखो आप बोलते हो कि हम नेचुरल फार्मिंग को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, लेकिन राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पर अभी भी जो ट्राइबल्स लोग हैं वो नेचुरल फार्मिंग को अपना रहे हैं, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये की गई है कि देखो जब फार्मर्स अपने आप को ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि वो केमिकल फ्री या फिर दूसरी परंपरागत जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं उसके बेसिस पर, उसके फाउंडेशन पर किसी और क्रॉप की ओर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो एक तरीके से रिस्क है। तो इस तरीके का जो भी फार्मर का चेंजेस है, जो अल्ट्रेशन है, उन सभी को आप रिस्क के बेसिस पर जो हमारे स्कीम है उसमें आप इसको इंक्लूड करो। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कि उसमें कुछ भी नुकसान हुए तो सरकार इसकी भरपाई करे, जिससे जो फार्मर्स हैं वो ईजिली अपने आप को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तीसरी बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। यहाँ पर केमिकल फ्री एग्रीकल्चर देने के लिए आपको इनपुट्स जो हैं वो केमिकल फ्री देने होंगे।
अब केमिकल फ्री देने के लिए जो फार्मर्स होते हैं उनके पास में इतने साधन भी नहीं होते, इनपुट भी नहीं होते हैं, दूसरा वो पेशेंस भी नहीं होता है इतना। तो हर गांव में 2 ऐसी शॉप हों जहां पर ये जो केमिकल फ्री जो भी इनपुट हैं वो देने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हो। तो इससे क्या होगा, अगर हम हर विलेज में इस तरीके की 2 शॉप जो हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे तो यूथ के लिए और 5 मिलियन यूथ और वीमेन के लिए कम से कम ये चीज़ें जो हैं वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगी। ओके, इसके अलावा एनजीओ, चैम्पियन फार्मर्स जो हैं इन सभी को प्रमोट करना, इनका इंक्लूज़न करना, तभी जा कर के हम सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो करिकुलम है उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, अप स्किल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स, उन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी। नेक्स्ट इसकी बात ये है कि लास्ट में आपने सब बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, करिकुलम बना दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, स्कीम बना दी, सब कर दिया, जब तक अच्छे से नहीं हो पाएगा, जब तक जो हमारी कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशन जो है, उनका काम ये नहीं होगा कि अवेयरनेस क्रिएट करें, जनरेशन, इंस्पायरेशन, सोशल सपोर्ट, इन सभी के लिए गवर्नमेंट को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो एक दूसरे से सीखे भी, एक दूसरे का सपोर्ट भी करें और ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़े। ओके, ये सारी चीज़ें अगर हमने अच्छे से कर लिया तो इस बजट में जो हमने टारगेट लिया है उसको हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो वर्ल्ड बेस पर है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई देखो, रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन के 2 एरियाज़ को डिक्लेयर कर दिया है, उनको रिकग्निशन दे दी है। अब ये चीज़ें जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू को क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है कि जैसे उन्होंने रिकग्निशन दी, रशिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात आ गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो आर्टिकल है इसमें ये पूछा गया है कि ये जो सैंक्शंस हैं क्या वर्क करेंगे क्या। 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, तब भी इसी तरीके की जो सैंक्शंस है वो लगाए गए थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका कुछ रिजल्ट नहीं आया था। तो जो भी सैंक्शंस हों वो इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो या कुछ भी तरीके से हों, पर वो ऐसे होने चाहिए कि उनका कुछ रिजल्ट निकले। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर जो नवाब मलिक जिनको अरेस्ट किया गया है उनके बारे में कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से जो सामान है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हुई, ये सब कुछ। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो डिजिटल करेंसी को लेकर के है। अभी बजट में हमने ये डिस्कस किया था, बजट में ये बात बोली गई थी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की जल्द ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने वाला है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं, अब इंडिया पहला कंट्री है, इससे पहले भी बहुत सारे कंट्री जो हैं जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला चुके हैं। CBDC एक लीगल टेंडर होता है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल फॉर्म में अवेल करवाया जाता है। सेम तरीके जैसे फिएट करेंसी होती है वैसे ही वो करेंसी होती है। जैसे आप किसी दूसरी करेंसी से रुपीज़ को चेंज कर सकते हो वैसे उसको भी कर सकते हो, मतलब वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसको मिलेंगी। यहाँ पर बताया गया है कि देखो, CBDC जो करेंसी है क्या पहली बार इंडिया ने लॉन्च कर रहा है, बोले ऐसा नहीं है भाई, पहले भी बहुत सारी कंट्री जो हैं उसको लॉन्च कर चुके हैं। ओके, 9 कंट्री जो हैं वो लॉन्च कर चुके हैं, 15 कंट्रीज़ में पायलट फेज़ में है, 16 जिसमें इंडिया भी शामिल है डेवलपमेंट स्टेज में है, और 40 जो हैं वो इसको लेकर के रिसर्च कर रहे हैं। 2 ने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है। 7 में ये जो करेंसी है जिन्होंने लॉन्च कर दिया था वो इनएक्टिव स्टेज में है। 9 कंट्रीज जिन्होंने इसको लॉन्च किया था जिसमें बाहामास है, 7 कैरेबियन नेशंस हैं और नाइजीरिया है। जो जिनमें से अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये साइलेंट स्टेज में है। चाइना ने भी इंट्रोड्यूस ECNY द डिजिटल फॉर्म ऑफ द चाइनीज़ युआन एज द एट द विंटर ओलंपिक्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि इन कंट्रीज़ में देखो अलग अलग इशू देखने को मिल रहे हैं, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तो इंडिया के लिए यही प्लानिंग किया जा रहा है कि भाई अगर देखो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने आप को, तो ये सारी जो प्रॉब्लम जो अदर कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही है उनको आप भी सीख करके इस चीज़ में अपने पाँव जमाने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रशिया की विज़िट पर हैं। अब यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये बोला गया है कि देखो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अगर हम डिस्कस करें तो पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान जो यहाँ पर विज़िट करें, क्योंकि लास्ट 1999 में नवाज़ शरीफ ने यहाँ पर विज़िट किया था। ओके, अब देखो
यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले तो देखो पाकिस्तान जो है वो पहले यूएस सपोर्टर था। यूएस सपोर्ट करता था पाकिस्तान को और रशिया के ख़िलाफ़ में। तो ये कुछ इशू थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो रशिया से की तरफ भी ना इंक्लूज हुआ, लेकिन यूएस से उनका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जब देखा कि ओसामा बिन लादेन के ऊपर अटैक किया गया, यहाँ के जो भी ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट ना करके उनको काउंटर करवाने की कोशिश यूएस ने की। तो इससे ये लगता है कि यूएस जो है वो एक खिलाफ जो वाली जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो है वो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो इमरान खान रशिया की विजिट पर गए हैं भाई, तो इससे इंडिया को क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इंडिया को कोई इफेक्ट नहीं होगा, वैसे भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन जो है वो बने रहेंगे। लेकिन अब इंडिया के साथ में 2011 में जब पाकिस्तान का और इनका रिलेशन एक ठीक ठाक लेवल पर स्टार्ट हुआ, उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया को ज़रूरत हुई, हमारे ऊपर उन्होंने अटैक किया, 2016 में अटैक हुआ। उसके बाद में जब इंडिया ने ये बोला किसको, रशिया को, कि आप उनके साथ में जो भी आपके रिलेशंस है, जो भी आपकी एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट मत करो, तो लेकिन फिर भी रशिया ने कंडक्ट करवाया। इसके अलावा उनसे ये बोला गया है कि डिफेंस वेपन जो डील है वो मत करो, वो भी रेगुलर की गई। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि रशिया जो है वो कौन सी कंट्रीज़ के साथ में आपके क्या रिलेशन है उसको कोई फ़र्क नहीं है, उनको अपने बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करना है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एक नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है। अभी अफ़गानिस्तान में जब से यूएस की आर्मी वापस गई है, तब से आपने देखा कि वहाँ तालिबान ने पावर कैप्चर की। तो उसके बाद में रशिया, चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो हैं वो इस इशू को सॉल्व करने की, कंट्री लेवल या फिर अगर हम ग्लोबली लेवल पर देखें तो इस इशू को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि पाकिस्तान का झुकाव ज़्यादा उस तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान वाले एरिया में आ सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि इंडिया को काउंटर कर दिया जाएगा, क्योंकि रशिया के लिए सभी कंट्रीज़, वो सारी कंट्री जो उसको सपोर्ट करते हैं वो सभी इक्वल है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था भाई। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।